गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा बीएससी पार्ट थर्ड के लिए गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर के बच्चों के बीएससी पार्ट थर्ड के बच्चों के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ाऊंगी इस वीडियो में। बच्चों, अभी तक हमने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड ही पहला चैप्टर भी किया था और उससे पहले हमने हार्ड सॉफ्ट एसिड बेसिस किए, यानी ये आपका थर्ड चैप्टर है। और इसमें हम संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर का ये पहला वीडियो है, तो हम शुरू करते हैं। बच्चों, पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मुझे कुछ आपसे बातें करनी है। वो ये कि हालांकि फाइनल ईयर के बहुत कम बच्चों की ऐसी क्वेरी आ रही है, पर फर्स्ट सेकंड बीएससी पार्ट फर्स्ट और टू के बच्चे बोल रहे हैं बार बार, और कुछ एक थर्ड ईयर के बच्चे भी पूछ रहे हैं कि मैम आप इंग्लिश में ही नोट्स देंगी क्या, हिंदी में नहीं देंगी। तो बच्चों, मुझे आपको ये बताना है कि मैं कोई भी वीडियो शुरू करने से पहले एक पीडीएफ डालती हूँ जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों के नोट्स होते हैं, और उसके बाद उसी पीडीएफ को ले करके वीडियो बनाती हूँ, लेक्चर देती हूँ। तो आप ये जो मैं लेक्चर दे रही हूँ, इसका जो पीडीएफ है वो देखिए किस रूप में है। ये आपको इंग्लिश में पेजेस हैं, ठीक है, 4 पेज इंग्लिश के हैं। तो उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित आपके नेक्स्ट 3, 4, 5, 6 पेजेस, जितना कंटेंट हिंदी में उतना कंटेंट हिंदी में जितने पेजेस में आया वो मैंने हिंदी में भी दिए हुए हैं। तो अगर आपको हिंदी के स्टूडेंट्स हैं तो पीडीएफ रीड करिए हिंदी वाला, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो पीडीएफ रीड करिए इंग्लिश वाला। और मैं इस समय इंग्लिश वाला पीडीएफ सामने रख के आपको हिंदी में या आम बोलचाल की भाषा में पढ़ाती हूँ, जिससे कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की जानकारी हो सके। पीएससी फाइनल करने के बाद आपको हायर एजुकेशन में आना है या दुनिया में आना है, तो कम से कम इतना दोनों लैंग्वेजेस पर, दोनों भाषाओं पर आपका अधिकार होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर इंग्लिश में बिफोर स्टडीइंग से शुरू कर दिया, पर बेटा इससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर का। वो ये है कि संक्रमण तत्वों के संकुल यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी स्टडीज़ में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बहुत इम्पोर्टेंस है, उसका बहुत महत्व है। साथ साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के स्टडीज़ में। अब क्योंकि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस जो हमने पहले स्टडी किए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग वाले चैप्टर में जो हमने कॉम्प्लेक्सेस देखे, उसमें हमने ये देखा कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस में पार्शियली फिल्ड, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कि बहुत गुंजाइश होती है कि उसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके? पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के, या यूँ कहें कॉम्प्लेक्सेस में मैग्नेटिज्म के। तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीकरण अवस्था, और कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या के अनुसार उसके आधार पर संक्रमण धातु संकुलों में चुंबकीय गुणों की विविधता पाई जाती है, वेरिएशंस पाए जाते हैं इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में। अब इन प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले हमें इनसे संबंधित कुछ टर्म्स समझने चाहिए, कुछ पदों को समझना चाहिए, और अब हम उनकी व्याख्या करेंगे। बिफोर स्टडीइंग द मैग्नेटिक बिहेवियर of transition metal complexes, it is essential, it is necessary to know about certain terms and their definitions regarding या related to magnetism. पहली ऐसी टर्म है पोल स्ट्रेंथ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। ध्रुव शक्ति, पोल स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं? ध्रुव शक्ति। अ यूनिट पोल इज डिफाइंड as the pole which attracts or repels another pole of unit strength, इकाई सामर्थ्य, with a force of 1 dyne when kept in air or vacuum। अर्थात एक इकाई ध्रुव हम किसे कहेंगे? हम उसे कहेंगे जो वायु या वैक्यूम, निर्वात में रखने पर दूसरे
इकाई शक्ति वाले ध्रुव को एक डाइन बल से आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करे। सिंपल है। सेकंड जो टर्म है वो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। देखिए सेकंड टर्म को मैं थर्ड नंबर पे पढ़ाऊँगी, उसकी एक वजह है। पहले हम मैग्नेटिक मोमेंट समझ लेते हैं, चुंबकीय आघूर्ण को समझ लेते हैं। किसी क्षण बार चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उसके दोनों सिरों की ध्रुव शक्ति व उनके मध्य की दूरी का गुणनफल होता है। यानी मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू m इंटू एल। m पढ़ चुके और l क्या है? दूरी। तो m क्या था? पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव की शक्ति, जो हमने पहली टर्म पढ़ी। मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण किसी छड़ अथवा चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उसके दोनों सिरों की ध्रुव शक्ति व उनके मध्य की दूरी का गुणनफल होता है। यानी चुंबकीय आघूर्ण, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू m इंटू एल। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ मैग्नेटिक रॉड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोल स्ट्रेंथ एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। म्यू इज इक्वल टू m इंटू एल। म्यू इज इक्वल टू m इंटू एल समझ में आ गया। तो अब पढ़ते हैं हम सेकेंड टर्म, जो इस इंग्लिश की बुक में सेकेंड टर्म है और वास्तव में मैं आपको थर्ड नंबर पे पढ़ा रही हूँ। वो है चुंबक की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट। क्लियर? चुंबकन की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एंड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम I से, अथवा इकाई आयतन चुंबकीय आघूर्ण, यानी मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। चुंबकन की तीव्रता से तात्पर्य होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रेरित इंड्यूस्ड ध्रुव शक्ति। चुंबक की तीव्रता से क्या मतलब है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया में प्रेरित ध्रुव शक्ति। तो I इज इक्वल टू m अपॉन ए। प्रेरित ध्रुव शक्ति, ध्रुव शक्ति किससे रिप्रेजेंट करते थे? स्मॉल m से, पहला पद पढ़ा था। तो प्रेरित ध्रुव शक्ति स्मॉल m प्रति क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल, यानी a से डिवाइड कर दो। सो I इज इक्वल टू m अपॉन ए। पर इसको l अपॉन एल से क्यों मल्टीप्लाई किया? उसकी भी एक वजह है। l अपॉन एल से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है उसके न्यूमेरिकल वैल्यू पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर हमें डेफिनेशन दूसरी मिल गई। वो है m इंटू एल, वो होती है मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, और a इंटू एल होता है वॉल्यूम। यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया के साथ साथ हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये वजह थी l अपॉन एल से मल्टीप्लाई करने की। चलिए चौथी जो हम स्टेप परिभाषा समझना चाहते हैं वो है गॉस लॉ एंड टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन। बी, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। गॉस का नियम कहता है B इज इक्वल टू H प्लस 4πI। आपसे गॉस का नियम पूछा जाए एग्ज़ाम में तो आपको सबसे पहले लिखना है गॉस का नियम है B इज इक्वल टू H प्लस 4πI। और वो क्या है वो पढ़ते हैं कि व्हेन अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज केप्ट, गॉस लॉ कहता है, गॉस लॉ सेज दैट व्हेन अ मैग्नेटिक सब्सटेंस इज केप्ट in a magnetic field of strength H, then magnetic lines of forces passing through unit area of the substance are known as magnetic flux or total magnetic induction B। जितनी मैग्नेटिक लाइंस किसी पदार्थ में से गुजरें जबकि उस मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ H में रखा जाए तो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन B बराबर होगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो उस सब्सटेंस में से पास होंगी उनकी संख्याओं के। सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय B and is related with intensity of magnetization I and magnetic field strength H by the equation B is equal to H plus 4πI, which is known as Gauss law।
फिर से सुने इसको हिंदी में। गॉस का नियम कहता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र की एक इकाई तीव्रता होती है यदि एक इकाई क्षेत्रफल में से एक इकाई बल गुजरता हो। यदि किसी पदार्थ को एच गॉस की शक्ति वाले चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो उस पदार्थ में चुंबकीय प्रभाव प्रेरित होगा। कुल चुंबकीय प्रेरण B अथवा चुंबकीय फ्लक्स पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली बल रेखाओं लाइंस ऑफ फोर्सेस की कुल संख्या को कहेंगे। और इसे ज्ञात करने के लिए गॉस का जो नियम है वो है B = H + 4πI। अब फिर इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को H से डिवाइड किया गया है, यानी B/H = H/H + 4πI/H, जो बन जाता है B/H = H/H1 हो गया 1 + 4πI/H। इसके पीछे वजह क्या है वो आपको स्क्रीन पे भी दिख रही है। नीचे देखिए B/H = P लिखा हुआ है, यानी P = B/H लिखा हुआ है। और P को बताया हुआ है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, यानी हमने इसको H से इसलिए डिवाइड किया इक्वेशन को ताकि हमें B/H जो है परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी मिल जाए। और मैग्नेटिक परमेबिलिटी हो जाती है 1 + 4πI/H। तो अब मैग्नेटिक परमेबिलिटी समझ लेते हैं क्या होता है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी किसको कहते हैं? मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं किसी पदार्थ के, आपको इक्वेशन में समझ में आ रहा है, मैं पहले चाहती हूँ कि आप इक्वेशन को देखें और ख़ुद डिस्क्राइब करें। P मैग्नेटिक परमेबिलिटी = B/H। आप लोग B भी पढ़ चुके हैं और H भी पढ़ चुके हैं, तो पहले B को याद करते हैं। B क्या था? नंबर ऑफ़ लाइंस ऑफ फोर्सेस, वो चुंबकीय बल की रेखाएं जो उस पदार्थ में से, किसी मैग्नेटिक पदार्थ में से गुजरती हैं। कब? तब जबकि उस पदार्थ को किसी H गॉस वाले मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। और H गॉस क्या होता है? H गॉस होता है वो नंबर ऑफ़ लाइंस ऑफ फोर्सेस जो निर्वात में से गुजरती हैं। तो B/H मैग्नेटिक परमेबिलिटी हो गया, एंड दिस इज़, शब्दों में बोले, रेशियो ऑफ टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन B एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H। सो आई होप मैग्नेटिक परमेबिलिटी समझ में आ गई। नाउ what is magnetic susceptibility or volume susceptibility, which is represented by chi, which is italics H, मतलब italics में X लिख दो तो वो सिंबल हो जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसको कहते हैं हिंदी में? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है वो मालूम है? उसको कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हिंदी में है चुंबकीय प्रवृत्ति। इसे हम इकाई आयतन की, यूनिट वॉल्यूम की ससेप्टिबिलिटी भी कहते हैं, यानी वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी या ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। काई का सूत्र है, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, I/H। आई क्या था? याद है कुछ? पहले पढ़ लिया हमने। I इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो काई = I/H। काई = I/H। इसे हम कहेंगे कि ये होती है इकाई आयतन की प्रवृत्ति। परिभाषा: किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति से तात्पर्य होता है कि वह पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रति कितना संवेदनशील है, मतलब चुंबकन से कितना प्रभावित होता है। इसमें हमें ये देखना है I और H दोनों की कोई यूनिट नहीं होती, कोई उनकी डायमेंशन नहीं होती, और इनके मान केवल प्राकृतिक संख्याओं के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। और हम 3 इक्वेशंस, कौन सी? B/H = 1 + 4πI/H ले लें, और दूसरा P = B/H ले लें, यानी B/H को P से रिप्रेजेंट कर दें और I/H को काई से रिप्रेजेंट कर दें, तो इक्वेशन B/H = 1 + 4πI/H बन जाएगी P = 1 + 4π काई। क्लियर है? P = 1 + 4π काई एक्चुअली इक्वेशन 1 में 2 और 3 के मान रखने पर ही प्राप्त होती है। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।